देखो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा वोल्ट मीटर और ये सब हमने पढ़ा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, उसकी सेंसिटिविटी पढ़ी थी, और हमने वोल्ट मीटर भी पढ़ा था कि हम कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार जल्दी से बताता हूँ। वोल्ट मीटर, एम मीटर, फिर उसके पे न्यूमेरिकल है और लॉरेंस फोर्स है। सबसे पहले आते हैं वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर आपको पता होना चाहिए वोल्ट मीटर है क्या। तो वोल्ट मीटर तो एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, यानी वोल्टेज मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, यानी वोल्टेज मेजर करता है। बनाया गैल्वेनोमीटर से ही जाता है। कैसे बनाया जाता है वो समझ लेते हैं। मान लिया ये आपका गैल्वेनोमीटर है, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसको मैंने जी लिख दिया। तो गैल्वेनोमीटर में जो होती है बेटा, एक सेंसिटिव कॉइल होती है। सेंसिटिव कॉइल होती है। बहुत ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में से आप पास नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में से पास नहीं कर सकते। मान लो किसी गैल्वेनोमीटर में से जो है, आप क्या कर सकते हो, 0.1 एम्पियर का करंट भेजा, कुछ नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुई कोई। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखा दी, 0.2 एम्पियर पे भी दिखा दी, 0.3 एम्पियर पे भी आई, ठीक है, करते करते 0.8 एम्पियर पे भी आई। लेकिन 0.9 एम्पियर पे गैल्वेनोमीटर मान लो खराब हो गया, बर्न हो गया, कॉइल बर्न कर गई। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर में से जा सकता है, ठीक है, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर सेफ है, ठीक है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट माना जाता है गैल्वेनोमीटर का। यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन में उतना ही करंट हम भेजेंगे गैल्वेनोमीटर, उससे ज्यादा नहीं भेजेंगे, तो उसे आईजी बोलते हैं। आईजी होता है क्या, गैल्वेनोमीटर का करंट होता है, और ये होता है करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आईजी जो होता है वो होता है क्या है, आईजी क्या है बेटा, करंट इन गैल्वेनोमीटर, और ये होता है करंट इन गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। पूरे फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट होता है। किसके लिए करंट होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, करंट होता है। गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस भी होता है। कई बुक में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जी से डिनोट कर देते हैं, कई बुक में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को आरजी से डिनोट कर देते हैं। आरजी मतलब क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये रेजिस्टेंस हो गया गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमें अगर इसे वोल्टमीटर में बदलना है तो हम इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो इसके सीरीज में आप ना एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, तो सीरीज में आप एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, तो आप एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो सीरीज में, तो ये वोल्ट मीटर बन गया। क्या बन गया, वोल्ट मीटर। ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि क्या रेंज रखेंगे हम वोल्ट मीटर की। तो यानी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट करते हो, तो अब इस पूरे को क्या बोलते हैं बेटा, अब ये पूरा जो हो गया, ये पूरा अब आपका वोल्ट मीटर, ये पूरा आपका क्या है, वोल्ट मीटर है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो ये आपका पूरा वोल्ट मीटर हो गया, तो इसी को आप वोल्ट मीटर बोलते हो। ये अब ये क्या मेजर करेगा, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज मेजर करना अपने अक्रॉस, जो है किसी भी डिवाइस के अक्रॉस या रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना। तो देखो, गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर आप हाई रेजिस्टेंस लगा देते हो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर आप हाई रेजिस्टेंस लगा देते हो, तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है आईजी। अरे गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, आईजी करंट जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया है, हाई रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया है वो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट किया है। जो हाई रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है वो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट किया है, तो उसमें से भी करंट कितना जाएगा, उसमें से भी करंट आईजी ही जाएगा। कितना जाएगा, आईजी जाएगा। तो देखो, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा,
तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सिर्फ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे मैं VG बोल रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। क्या बोल रहे हैं? वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जैसे A B C अगर मैं पॉइंट ले लूं तो ए बी जो है वो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पॉइंट है, ए बी जो है वो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है। तो ए बी के अक्रॉस यानी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो हमारी, उसको चाहो तो आप V1 बोलो, चाहे आप VG बोलो। तो आप कुछ भी लिखना चाहो, जो भी लिखना चाहो वो लिखो, चाहे आप V1 लिखो, चाहे आप क्या लिख दो, VG लिखो। ये होता है वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और वोल्टेज जो होती है वो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। अरे करंट इंटू रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपना कितना है? गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस RG है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो RG हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जा रहा है? गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है IG। तो आपको बताया, आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू किसके बराबर होता है? V इक्वल टू होता है IR। कितना गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है? IG जा रहा है, तो करंट जो है वो IG हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो RG हो जाएगा, और जो वोल्टेज होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वो VG हो। ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज आ गया, AB के अक्रॉस वोल्टेज आ गया। BC के अक्रॉस भी वोल्टेज देखते हैं, तो BC के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा? तो BC के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं, तो यानी हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं? हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। तो हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे तो उस वोल्टेज को V2 बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC। वोल्टेज अक्रॉस BC कितना हो जाएगा? उसे क्या बोल सकते हैं हम? VR भी बोल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है करंट इंटू में रेजिस्टेंस। क्या होता है? करंट इंटू में रेजिस्टेंस। कितना करंट जा रहा है भाई? हाई रेजिस्टेंस में से भी कितना जाएगा? ये जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये हाई रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाया हुआ है। इसमें से कितना करंट जाएगा? इसमें से करंट जाएगा I। और रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। कितना है रेजिस्टेंस? कैपिटल R। तो अब देखो, तो पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? अगर पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे तो पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो क्या होगी? वो होगी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर यानी V1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस यानी V2। तो गैल्वेनोमीटर, पूरे वोल्टमीटर, वोल्टमीटर है क्या? वोल्टमीटर में दो चीजें, एक गैल्वेनोमीटर, एक हाई रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या बन गया? वोल्टमीटर बन गया। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है V1 और हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है V2। तो वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर कितना होगा? वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज यानी V1 प्लस हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज यानी V2, यानी V1 प्लस V2। ये आपका आएगा वोल्टेज अक्रॉस किस, क्या? वोल्टमीटर। वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर कितना हो जाएगा बेटा? V इक्वल टू कितना था? V1 प्लस V2। वैल्यू डाल देंगे। V1 को ही हम क्या कह रहे हैं? V1 ही क्या है आपका? V1 आपका क्या है? VG है, यानी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और V2 क्या है? V2 ही आपका क्या है? VR है, यानी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, वैल्यू डाल दो। VG कितना है बेटा? VG वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना है? ये है IG इंटू RG। RG जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? RG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और VR क्या है? VR है IG इंटू R, IG इंटू R। R क्या है? जो हमने रेजिस्टेंस अप्लाई किया, जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है सीरीज में, किसके? गैल्वेनोमीटर के। क्या हो जाएगा बेटा? दोनों में से अगर हम कॉमन ले, दोनों में से अगर हम कॉमन ले तो क्या कॉमन ले सकते हो? दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा? IG कॉमन आ जाएगा। IG कॉमन आ गया, ये है। और आप इसको इधर भेज दो, तो इसको इधर भेजोगे क्या आ जाएगा? इधर क्या था? V था, ये इसके अपोन में आ जाएगा, यानी V बाय IG। क्या हो जाएगा बेटा? RG प्लस R आ गया। क्या आ गया? RG प्लस R आ गया। तो R किसके बराबर आ जाएगा? अगर आपको R चाहिए तो R किसके बराबर आ जाएगा? तो आप देख लो,
तो V बाय आई जी किसके बराबर है? V बाय आई जी आपका है किसके बराबर है? आर जी प्लस आर है, आर जी प्लस आर है। आर जी इधर भेज दो, आर जी इधर भेजोगे कितना हो जाएगा? माइनस आर जी इक्वल टू क्या है? आर है, इक्वल टू क्या है? आर है, ये है। तो इतना आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस आ गया, यानी आर कितना आ गया? रेजिस्टेंस कितना आ गया? जो आपको सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वो कितना आ गया बेटा? V बाय आई जी माइनस आर जी, V बाय आई जी माइनस आर जी। तो मैंने आपको बताया भी था, बहुत आसानी से इस पे जो क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। एक मैं वैसे ही जल्दी से बता दे रहा हूँ। मान लो कि जो गैलोमीटर जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, ये गैलोमीटर है, ये उसका पॉइंटर है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितनी कर सकता है भाई? वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये कर सकता है, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, पूरे डिफ्लेक्शन के लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट जो चाहिए होता है, जो गैलोमीटर में से पास करे, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए गैलोमीटर को जो करंट चाहिए होता है वो उसका करंट होता है आई जी, या गैलोमीटर का करंट होता है जो चाहिए होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। तो मान लिया किसी कोई गैलोमीटर है आपके पास, कोई गैलोमीटर है आपके पास, और उसमें से जो मैक्सिमम करंट जो जा सकता है वो मान लो 0.1 एम्पियर जा सकता है। अरे कितना जा सकता है? 0.1 एम्पियर जा सकता है, ठीक है, 0.1 एम्पियर जा सकता है। अच्छा, गैलोमीटर का अपना रेजिस्टेंस मान लो कितना है? तो गैलोमीटर का अपना जो रेजिस्टेंस है आर जी, तो गैलोमीटर का मान लो अपना रेजिस्टेंस आर जी है, मान लो वो 20 ओम है। कितना है? 20 ओम। तो गैलोमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना हो गया? 20 ओम हो गया। और मैं इस गैलोमीटर के सीरीज में कितना हाई रेजिस्टेंस लगाऊं, कितना हाई रेजिस्टेंस लगाऊं कि ये वोल्टेज मेजर कर सके। मान लो मैं इसको एक वोल्ट मीटर में बदलना चाहता हूं, तो मैं इसको एक ऐसे वोल्ट मीटर में बदलना चाहता हूं जो 0 से लेके और 1000 वोल्ट तक मेजर कर सके। कहां से कहां तक? 0 से लेके कहां तक मेजर कर सके? 1000 वोल्ट तक मेजर कर सके, ठीक है। तो मुझे ये तो पता है कि एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, हाई रेजिस्टेंस गैलोमीटर के सीरीज में, पर कितने ओम का लगाना होगा वो फाइंड करना है। कर लेंगे यहां से फाइंड। तो देखो 0 वोल्ट से कहां तक मेजर करना है? 1000 वोल्ट तक। तो लोअर लिमिट से तो कोई लेना देना नहीं है, अपर लिमिट कितनी है, यानी मैक्सिमम कितने वोल्ट तक आपको मेजर करना है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए आपको कितना मेजर करना है? 1000 वोल्ट। कितना मेजर करना है? 1000 वोल्ट। तो वोल्टेज आप डाल दोगे, वोल्टेज कितनी हो जाएगी बेटा? 1000 वोल्ट हो जाएगा। करंट कितना है आपका? आईजी कितना है? 0.1 एम्पियर हो गया। और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है भाई? आरजी, वो 20 ओम हो गया। यही है। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 में से 20 माइनस कर दो, तो 10,000 में से 20 माइनस कर दो तो 9,980 ओम, 9,980 ओम। तो 9,980 ओम का आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 9,980 ओम का आपको क्या लगाना पड़ेगा? रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। यही है। ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, देखते हैं। मान लो मैं 1000 वोल्ट नहीं मेजर करना चाहता था, यानी मैं एक वोल्ट मीटर बनाना चाहता था, पर वो 0 से लेके और सिर्फ 240 वोल्ट तक ही मेजर करे। कहां तक मेजर करे भाई? 0 से 240 वोल्ट तक ही मेजर करे। तो 0 से 240 वोल्ट तक ही मेजर करे, या मान लो 0 से 300 वोल्ट तक ही मेजर करे, इससे ज्यादा नहीं मेजर करना, तो भी हम कर सकते थे। तो मैंने आपको बताया इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। हाँ, आप इतना ध्यान रखना कि गैलोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाना है। कितना लगाना है अभी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा बेटा? पूरे गैलोमीटर के जब सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तब ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा वो कितनी करेगा? वो गैलोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी, और हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V2।
हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है बेटा V2, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है V1। तो देखो V1 जो है वो वोल्टेज है अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, जिसे हम VG बोल रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और ऐसे V2 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस हाई रजिस्टर, जिसे हम VR बोल रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस हाई रजिस्टर। तो पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर V1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस V2। और यानी जो V होगा वो किसके बराबर होगा, V कितना होगा, V1 वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस V2 वोल्टेज अक्रॉस हाई रजिस्टर, यही आएगा आपका। तो ये आ गया। और हमें एक और चीज पता है भाई, V1 क्या है, V1 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं उसे V1 को हम। और V2 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस हाई रजिस्टर VR भी बोल सकते हैं हम। और VG कितना होगा बेटा, VG ये क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है RG। VR कितना होगा, करंट हाई रजिस्टर में कितना है IG, क्योंकि सीरीज में लगा है, सीरीज में करंट सेम जाएगा, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ हाई रजिस्टर, ये आ गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, IG दोनों में क्या है कॉमन करें, और इसके अपोन में आएगा IG, V/IG, ये आ गया। तो कितना हो जाएगा बेटा, तो R इक्वल टू किसके बराबर है, V/IG माइनस RG। जो पूरा जो वोल्ट मीटर होता है, अब देखो हमें तो जो वोल्ट मीटर बनाना था वो 0 से 300 वोल्ट का बनाना है। तो अपर लिमिट तो कितनी है, 300 वोल्ट है, तो अपर लिमिट की वैल्यू डाल दोगे, कितनी हो जाएगी बेटा, 300 वोल्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 300 वोल्ट। करंट कितना है भाई, करंट है 0.1 एम्पियर का। कितना रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, 20 ओम का रेजिस्टेंस है। पॉइंट हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3000, 3000 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 2980 ओम का क्या लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो आप कितना रेजिस्टेंस लगाना है, 2980 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी रेंज का वोल्ट मीटर बना सकते हो। सिर्फ आपको अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा के आप किसी भी रेंज का वोल्ट मीटर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अच्छा, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस RG था और हाई रेजिस्टेंस R था, दोनों सीरीज में है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस क्या होता है बेटा, वो हाई रेजिस्टेंस, यानी इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस, ये हो गया। यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो है टोटल रेजिस्टेंस। क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस हाई रेजिस्टेंस। और सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इस पे एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन करा देता हूँ। एनसीईआरटी है, चलो मैं एक बार एमीटर ले लेता हूँ, वो भी करा के फिर मैं इकट्ठे क्वेश्चन करा देता हूँ। एक एक ही क्वेश्चन दे रखे होंगे एनसीईआरटी में, है एनसीईआरटी का इसमें, एक इसमें तो ढूंढना पड़ेगा। चलो मैं पहले एमीटर का ही करा, एमीटर का भी देख लेते हैं। अब एमीटर क्या होता है उसे देख लेते हैं, एमीटर होता क्या है। एमीटर, तो देखो एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है। तो आप कहोगे गैल्वेनोमीटर भी तो एक डिवाइस है जो करंट मेजर करता है, पर गैल्वेनोमीटर की ना रेंज बहुत कम होती है। गैल्वेनोमीटर बहुत कम रेंज का ही करंट मेजर कर सकता है, बहुत ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो अगर मुझे ज्यादा करंट मेजर करना होगा तो क्या करेंगे, तब तो गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट यूज करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल बर्न कर जाएगी, सूख जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें पतली सी वायर ही होती है कॉपर की, इंसुलेटिंग वायर, और उसमें से बहुत ज्यादा करंट जाएगा तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, तो कॉइल बर्न हो जाएगी, ठीक है। या कॉइल क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी, बीच बीच में ब्रेक डाउन हो जाएगा, बीच बीच में क्या ब्रेक कर जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एमीटर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। एमीटर कुछ ऐसा होता है
कि जितना गैलोमीटर करंट अपने अंदर से भेज सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, उतना तो गैलोमीटर में से ही जाने देते हैं। बाकी सारा करंट हम क्या करते हैं, गैलोमीटर में से नहीं जाने देते, उसके बगल में से भेज देते हैं। इसका मतलब एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करा दिया हमने एक्स्ट्रा करंट के लिए। तो एमीटर एक सिंपल सा होता है। एमीटर क्या होता है, एमीटर भी करंट ही मेजर करता है, पर क्या होता है, हाई रेंज का, हाई ऑर्डर का करंट भी मेजर कर सकता है। गैलोमीटर हाई ऑर्डर का करंट मेजर नहीं कर सकता। तो ये गैलोमीटर होता है। तो गैलोमीटर के पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या जोड़ते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ये एक गैल्वेनोमीटर है और ये एक रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का तो खुद का भी रेजिस्टेंस है कॉइल का, याद करो। गैल्वेनोमीटर की अपनी खुद की कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, आरजी। या आरजी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर या रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉपर कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है ये, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो एक लो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। तो लो रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे किसके पैरेलल में जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ेंगे। तो जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। तो देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि गैल्वेनोमीटर में से करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो जा सकता है वो जा सकता है मान लो 0.2 एम्पियर, लेकिन मुझे करंट मेजर करना है 20 एम्पियर। अरे मुझे करंट मेजर करना है 20 एम्पियर। तो अब क्या है, मैं मेजर करना चाहता हूँ 20 एम्पियर, पर गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट जो जा सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए वो 0.2 एम्पियर। तो क्या होगा, अगर मैं 20 एम्पियर करंट भेज दूंगा गैल्वेनोमीटर में से, तो गैल्वेनोमीटर तो खराब हो जाएगा, कॉइल बंद कर जाएगी। तो हम क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये मैंने लो रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये क्या काम करेगा, ये यही काम करेगा कि टोटल करंट जो आ रहा है, मुझे कितना करंट मेजर करना है भाई। तो मुझे जो करंट मेजर करना है, समझो, मुझे जो करंट मेजर करना है वो कितना मेजर करना है, मेरा मन था कितना मेजर करने के लिए, 20 ओम और 20 एम्पियर, सॉरी। तो 20 एम्पियर करंट मैं मेजर करना चाहता था। तो अब क्या होगा, जितना करंट गैल्वेनोमीटर में से जा सकता है, जितना करंट गैल्वेनोमीटर में से जा सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, उतना करंट तो गैल्वेनोमीटर में से भेज देते हैं। यानी कितना करंट गैल्वेनोमीटर में से भेज दो, आईजी करंट गैल्वेनोमीटर में से भेज दो। अरे उतना करंट गैल्वेनोमीटर में से भेज दो, यानी कितना करंट गैल्वेनोमीटर में से भेज दो, आईजी करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में से भेज दो। कितना करंट गैल्वेनोमीटर में से भेज दो, आईजी करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में से आप भेज दो, तो वो गैल्वेनोमीटर में से चला जाएगा। कितना करंट गैल्वेनोमीटर में से चला गया, अगर आप खुद ही देखो तो गैल्वेनोमीटर में से करंट चला जाएगा 0.2 एम्पियर। अरे कितना चला जाएगा, 0.2 एम्पियर। तो बचा कितना करंट बेटा, कुछ करंट बचा। अगर यहाँ जंक्शन लॉ लगा दूं मैं, तो जंक्शन लॉ क्या कहता है आप समझो। तो बचा हुआ करंट इसमें से जाएगा, जो ये लो रेजिस्टेंस होता है ना, इस लो रेजिस्टेंस में से बचा हुआ करंट जाएगा। कितना बचेगा, 20 एम्पियर आ रहा था, गैल्वेनोमीटर में से 0.2 एम्पियर चला गया, और लो रेजिस्टेंस में से 19.8 एम्पियर का करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा, 19.8 एम्पियर का करंट जाएगा। जंक्शन लो याद कर लो, 20 एम्पियर का करंट आया, इसमें कितना चला गया, गैल्वेनोमीटर में चला गया 0.2 एम्पियर का, तो 19.8 एम्पियर का करंट किसमें से चला गया, लो रेजिस्टेंस में से क्या कर गया, पास कर गया। तो ये जो लो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोल के इसको हम संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। तो होता ये लो रेजिस्टेंस है, काफी लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया क्या, संट। तो यानी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो वो एमीटर में बदल जाएगा। अरे किस में बदल जाएगा, एमीटर में। तो इस पूरे को अब हम क्या बोलते हैं, ये पूरा जो होता है ऐसा आपका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। और इस एस को क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हम संट बोलते हैं। और ये जो पूरा अब दिख रहा है आपको, संट के साथ जो गैल्वेनोमीटर है, ये पूरा ये, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पूरा आपका क्या हो गया बेटा, ये एमीटर हो गया। अरे ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा आपका एमीटर हो जाएगा। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पूरे को एमीटर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं,
एमीटर बोलते हैं। तो यानी सीधी सी बात है, जितना करंट गैल्वेनोमीटर बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, उसमें से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है बिना कॉइल को खराब किए, गैल्वेनोमीटर की बर्न किए, उतना तो गैल्वेनोमीटर में से भेज देते हैं। यानी जो सेफ करंट है गैल्वेनोमीटर के लिए वो तो हम गैल्वेनोमीटर में से भेज देते हैं, और जो एक्स्ट्रा करंट है वो हम संट में से भेज देते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाईपास कर देते हैं, वो संट में से चला जाता है। तो देखो टोटल करंट कितना आया, 20 एम्पियर आया। गैल्वेनोमीटर में सेफ करंट कितना है जो जाएगा? 0.2 एम्पियर। बचा करंट कितना? 19.8 एम्पियर। वो कहां से भेज देंगे हम? संट में से भेज देंगे। तो इसे बोलते हैं संट का करंट। क्या बोलते हैं? ये आईएस। आईएस क्या होता है? जो संट में से करंट गया। संट मतलब ये लो रेजिस्टेंस में से जो करंट गया, कितना गया? वो आईएस गया, संट में से करंट चला गया। तो बस बात बन गई, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी थी। मान लो ऐसे ऐसे समझो, थोड़ा आपको और समझ आ जाएगा। यानी जितना करंट आप मेजर करना चाहते हो वो गैल्वेनोमीटर के करंट से अगर ज्यादा है तो आपको गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा? एमीटर में बदलना पड़ेगा, तब रीडिंग आ पाएगी। क्यों? मान लो कि गैल्वेनोमीटर में से जो मैक्सिमम करंट जा सकता है, मैक्सिमम सेफ करंट जो जा सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, वो मान लो कुछ और ले लेते हैं, मान लो 0.8 एम्पियर ले लिया मैंने। कितना ले लिया? 0.8 एम्पियर जा सकता है। और मुझे जो मेजर करना है, मान लो मुझे जो मेजर करना है वो 12 एम्पियर का करंट मेजर करना है। कितना करंट मेजर करना है? 12 एम्पियर का करंट मेजर करना है। तो अब क्या होगा? अगर मैं संट नहीं लगाता हूं, मान लो मैं संट नहीं लगा रहा हूं, तो मैं तो सीधा भेज दूंगा 12 एम्पियर का करंट। 12 एम्पियर का करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा तो गैल्वेनोमीटर बचेगा? गैल्वेनोमीटर तो फूक जाएगा, बर्न कर जाएगा, कॉइल खराब हो जाएगी। तो हम अब करंट को बाईपास करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करते हैं हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा देंगे। हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा देंगे? लो रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम संट बोलते हैं। तो हमने लो रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको हम क्या बोलेंगे? संट बोलेंगे। तो अब देखो क्या होगा, 12 एम्पियर का करंट अगर आया तो गैल्वेनोमीटर में से सेफ करंट ही भेजेंगे। तो कितना भेज सकते हैं गैल्वेनोमीटर में से? फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना? 0.8 एम्पियर ही करंट भेज सकते हैं। ये भेज दिया, तो बचा कितना? बचा करंट हम गैल्वेनोमीटर में से नहीं भेजेंगे, बचा हुआ करंट हम शंट में से भेज देंगे। तो बचा कितना करंट? 11.2 एम्पियर का करंट किस में से चला जाएगा? शंट में से चला जाएगा। किस में से चला जाएगा? शंट में से चला जाएगा। बड़ा आसान है। मान लो 15 एम्पियर आप मेजर करना चाहते हो करंट, तो गैल्वेनोमीटर तो मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है इस समय? 0.8। उसकी तो रेंज बहुत कम होती है, लो होती है। तो 15 एम्पियर का मेजर करना है तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? और मान लो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट जो है वो देख सकता है, तो मैक्सिमम कितना करंट जो है बियर कर सकता है, वो कितना हो जाएगा? मान लो 0.5 एम्पियर। तो क्या करना पड़ेगा? तो शंट में से 14.5 एम्पियर करंट भेजना पड़ेगा। कितना भेजना पड़ेगा? 14.5 एम्पियर करंट भेजना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस एमीटर का कितना होगा, सबसे पहले वो देखते हैं। टोटल रेजिस्टेंस एमीटर का कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस एमीटर का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर फाइंड करना है। बेटा शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। जो शंट होता है, इसको मैंने बताया, ये क्या बोलते हो आप? इसको शंट बोलते हो। ये लो रेजिस्टेंस होता है। शंट और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के कैसे कनेक्टेड होते हैं? शंट और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। तो पैरेलल में आपको पता है पैरेलल में क्या होता है? 1/RP रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है? इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 प्लस 1/R2। तो गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना है? Rg। मान लो उसको मैंने बोला R1। और शंट का अपना रेजिस्टेंस कितना है? S। उसको मैंने बोला R2। तो R1 किसका रेजिस्टेंस हो गया? गैल्वेनोमीटर का, Rg। और R2 किसका रेजिस्टेंस हो गया? शंट का। उसको क्या बोल रहे हैं हम? S। और जो पैरेलल में दोनों का रेजिस्टेंस आएगा वो आपका हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस। तो R1 किसका रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर का। R2 किसका रेजिस्टेंस है? शंट का। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस R1 जो है वो कितना है?
Rg है, और जो शंट का रेजिस्टेंस R2 है वो कितना है आपका, S है। और ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल में दोनों का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा एक टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एमीटर का, इसको आरपी बोलो या क्या बोलो, आर टोटल बोलो। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, आर टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर टोटल आएगा आर जी इंटू एस अपॉन में क्या हो जाएगा, आर जी प्लस एस। आप सॉल्व करो, सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं कितना हो जाएगा। करते हैं, सॉल्व करते हैं, इधर दिखा देता हूं। तो 1/r टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/rg प्लस 1/s। क्या करोगे बेटा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर लोगे दोनों के तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, आरजी आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आरजी इंटू एस आ जाएगा। ये आ गया। रेसिप्रोकल कर दो, जब रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा, आर टोटल कितना आ जाएगा, आर टोटल आपका आ जाएगा कितना, आर जी इंटू एस अपॉन में आर जी प्लस एस। यानी ये आपका टोटल रेजिस्टेंस होता है, किसका, एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज देखते हैं बेटा, ये तो हमें पता ही चल गया, वो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमें पता है बेटा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है आरपी, वो दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट यानी आर वन इंटू आर टू अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का सम यानी आर वन प्लस आर टू, यही होता था। आर वन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है तो उसे आर जी बोल रहे हैं, आर टू शंट का रेजिस्टेंस है तो उसे एस बोल रहे हैं। आर वन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो आर जी, आर टू शंट का रेजिस्टेंस तो उसे एस बोल रहे हैं। आरपी आपका क्या हो जाएगा, आरपी आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, किसका, एमीटर का, तो उसे टोटल रेजिस्टेंस लिख दोगे। तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक और चीज देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो उसमें देखते हैं बेटा, यहाँ करंट, यहाँ पे जंक्शन लॉ भी लगा सकते हो। तो जंक्शन लॉ अगर यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ जंक्शन लॉ लगाते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हो, ए पॉइंट पे भी लगा सकते हो, चाहो तो बी पॉइंट पे भी लगा सकते हो। तो जंक्शन लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आई जो है वो किसके बराबर होगा, आई जो होगा वो कितना होगा, आई जी प्लस आई एस। अरे कितना होगा, आई जी प्लस आई एस। यानी जो टोटल करंट हमने भेजा सर्किट में, आई भेजा, उसमें से गैल्वेनोमीटर में से कितना गया, आई जी प्लस शंट में से कितना गया, आई एस। टोटल कितना है, आई जी प्लस आई एस। तो टोटल कितना हो जाएगा, आई जी प्लस आई एस। जंक्शन लॉ लगा दिया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा दिया। मेन चीज है, हम शंट की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। तो शंट की वैल्यू अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो बहुत आसान है, अभी तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी रेंज का हमें एमीटर बनाना पड़ सकता है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो बहुत ही आसान, बहुत, देखते हैं क्या आ जाएगा। देखो, शंट और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अरे पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो शंट और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, पैरेलल में होते हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वीएस होगा। और शंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट, देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका करंट इंटू रेजिस्टेंस है, जिसे वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज अक्रॉस शंट बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट बोलो, कितना होगा वो होगा वीएस, यानी वोल्टेज अक्रॉस शंट। वो कितना होगा, शंट में कितना करंट जा रहा है, शंट में से करंट जा रहा है आईएस, और शंट के रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं एस। अरे शंट के रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं एस। जो वोल्टेज है यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है शंट का, वो है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज जो शंट के अक्रॉस है वो कितना है, वीएस, और जो करंट है शंट के अंदर से वो कितना जा रहा है, आईएस, और जो रेजिस्टेंस है शंट का वो कितना है, एस। ये आ गया। ऐसे इसमें भी देख लेते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना होगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसके क्या बोलेंगे, वीजी बोलेंगे, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। फिर वही चीज आती है बेटा, वोल्टेज जो होता है वो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, अरे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वीजी, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है वो आईजी, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आरजी।
तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VG, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है IG, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है RG, यही है। तो बेटा एक चीज तो पता है हमें कि शंट के अक्रॉस वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी वोल्टेज सेम रहती है। तो शंट की वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज जो है वो क्या रहेगी? सेम, यानी वोल्टेज ऑफ शंट इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज ऑफ शंट इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट की वोल्टेज हमेशा किसके बराबर होगी? गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज के क्या होगी? बराबर होगी। शंट की वोल्टेज कितनी आ जाएगी? शंट की वोल्टेज कितनी है? वो है शंट में से करंट जितना पास कर रहा है IS इंटू शंट का रेजिस्टेंस S। ऐसे गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज कितनी होगी? गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज होगी, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास कर रहा है IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना? RG। ये आ गया। तो इसको इसके अपॉन में ले जाते हैं तो IS इसके अपॉन में चला जाएगा, IS इसके अपॉन में चला गया, ये है। अब हम देखते हैं बेटा, तो इनटू में क्या है? ये RG है, RG। अब एक चीज, इसमें फर्स्ट लो लगाना चाहो तो फर्स्ट लो लगा दो। जो टोटल करंट होता था वो क्या होता था? वो होता था गैल्वेनोमीटर का करंट प्लस शंट का करंट। अरे गैल्वेनोमीटर का करंट प्लस शंट का करंट, तो I माइनस IG ही तो क्या होगा? शंट का करंट होगा। कितना करंट आ रहा है टोटल? करंट टोटल सर्किट में रहा I। गैल्वेनोमीटर में कितना चला गया करंट? IG। तो शंट में से कितना जाएगा? I माइनस IG। ये किसका करंट हो गया? शंट का। तो शंट का करंट आता है कितना? I माइनस IG। ये है। तो ये आपके लिए शंट के लिए क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। चाहो तो आप फॉर्मूला याद कर लो, चाहो तो मत याद करो। बहुत आसान है, क्योंकि फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं, सीधा याद रखो, कॉन्सेप्ट याद करो, उसी से न्यूमेरिकल भी हो जाएगा कि शंट का वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में, वहीं से आया भी है, मैं आपको बताता हूँ, वहीं से आया भी है। ठीक है, आपको पता है, मान लो शंट के अक्रॉस वोल्टेज V1 थी और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज V2 थी, तो वोल्टेज अक्रॉस शंट इक्वल होगी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, क्योंकि दोनों की वोल्टेज सेम रहेगी, पैरेलल में है। तो V1 ही तो VS है, वोल्टेज ऑफ शंट है, और V2 ही तो क्या है? VG है, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये मेन कॉन्सेप्ट है। शंट की वोल्टेज डाल दो, वोल्टेज होती है शंट में से पास करने वाला करंट इंटू शंट का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज डाल दो, गैल्वेनोमीटर में से पास करने वाला करंट इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यानी IS इंटू S इक्वल टू IG इंटू RG। यही आ गया। यानी शंट में से पास करने वाला करंट इंटू शंट का रेजिस्टेंस इक्वल टू गैल्वेनोमीटर में से पास करने वाला करंट इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? IS हो जाएगा। अब शंट का जो करंट होता है वो देखो कितना होता है, इसमें से जो करंट जा रहा है वो शंट का करंट जा रहा है, और शंट में करंट कितना जाएगा? कितना करंट आया था? I करंट आया था। कितना गैल्वेनोमीटर में से चला गया? IG गैल्वेनोमीटर में से चला गया। तो शंट में से कितना जाएगा? शंट में से जाएगा I माइनस IG। तो शंट में से जो करंट जाता है वो I माइनस IG जाता है। किरचॉफ का लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया? किरचॉफ का लॉ। तो इनटू में RG। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? ये फॉर्मूला आ गया आपका सीधा ही। आपको ये पता है कहाँ से आया? ये करंट जो होगा, जो टोटल करंट आ रहा है, ठीक है, वो कितना है? कुछ गैल्वेनोमीटर में से गया कितना? IG, और कुछ शंट में से गया कितना? IS। ये हो गया। अब मैं थोड़ा आपको समझाने की बताता हूँ कितना शंट लगाना पड़ेगा, कैसे रेंज बना सकते हैं। मान लो मुझे एक एमीटर बनाना है, मेरे को कहा गया कि भाई एक एमीटर बनाओ और जो 12 एम्पियर का करंट मेजर कर सके, यानी मैक्सिमम करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना मेजर कर सके? 12 एम्पियर का करंट मेजर कर सके। मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो अब देखो हम यहाँ से कर सकते हैं, करना चाहें कितना करंट जाएगा भाई? कितना करंट मुझे मेजर करना है? मुझे सर्किट में करंट मेजर करना है, मैक्सिमम करंट जो मेजर करना है वो 12 एम्पियर का मेजर करना है। तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम करंट सर्किट में जो है, जो एमीटर हमारा मैक्सिमम करंट जो मेजर करे वो कितना मेजर कर दे? 12 एम्पियर का करंट क्या कर दे? मेजर कर दे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में से जो मैक्सिमम करंट पास कर सकता है, तो गैल्वेनोमीटर में से जो मैक्सिमम करंट पास कर सकता है, मान लो वो है 0.4 एम्पियर का करंट है, जो गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट पास कर सकता है।
यानी गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, किसके लिए? फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। कितना करंट ले रहा है? 0.4 एम्पियर का करंट ले रहा है। तो बचा कितना करंट? बचा करंट इसमें से चला जाएगा, बचेगा कितना करंट? तो जो IS होता है वो कितना होगा? शंट का जो करंट होता है वो कितना होता है? अब जरूरत ही नहीं, वो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो। वो होता है जो टोटल करंट सर्किट में है माइनस में जो गैल्वेनोमीटर में करंट चला गया, वही बचा करंट होगा। कितना बचेगा करंट आप खुद ही देखो। 12 एम्पियर का करंट आया, 0.4 एम्पियर इसमें चला गया, कितना बचा बेटा? 11.6 एम्पियर करंट भेजना है, किसमें से? शंट में से भेजना है। यहाँ पे वैल्यू डालो, काम खत्म हो जाएगा। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का मान लो दे रखा है, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का दे रखा है 20 ओम। कितना दे रखा है? 20 ओम। तो मुझे शंट निकालना है कि भाई कितना शंट की वैल्यू लगाऊं मैं इसके पैरेलल में कि ये इस एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। देखते हैं, वैल्यू डालते हैं बेटा। IG की वैल्यू कितनी आ गई? IG आ गई 0.4। R कितना है बेटा? RG कितना है? 20 है, ठीक है। I कितना है? I है 12 है। IG कितना है? 0.4 है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 11.6 आ जाएगा, ठीक है। और आप क्या करो, इसको हटा दो या डेसिमल से डेसिमल हटा ही दो, ये आ गया। ये कितना आ जाएगा बेटा? 80 बाय दिस। इतने ओम का आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, इतने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। 80 बाय 116 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये इस टाइप के एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कोई भी बना सकते हो। मान लो कोई कहता है कि भाई हमारे पास जो हमें सर्किट में जो करंट मेजर करना है, मैक्सिमम करंट जो मेजर करना है वो 40 एम्पियर मेजर करना है। कितना मेजर करना है? 40 एम्पियर मेजर करना है। पर हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए सिर्फ कितना करंट ले रहा है? वो 0.1 एम्पियर करंट ले रहा है। अरे कितना करंट ले रहा है? 0.1 एम्पियर करंट ले रहा है। तो शंट में से कितना भेजना पड़ेगा? अब मुझे शंट में से कितना भेजना पड़ेगा? तो शंट में से भेजना पड़ेगा 39.9 एम्पियर का करंट भेजना पड़ेगा। यही है। मान लो गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो हम बना सकते हैं। तो मुझे पता है मेरे को जो एमीटर बनाना है वो कितने एम्पियर से कितने एम्पियर मेजर करे, 0 एम्पियर से कितना मेजर कर सके, 40 एम्पियर मेजर कर सके। तो मैं एक एमीटर बनाना चाहता हूँ जो 0 एम्पियर से 40 एम्पियर तक मेजर कर सके। तो लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी सबकी, चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे एमीटर। मैक्सिमम अपर लिमिट क्या है बेटा? 40 एम्पियर वो मेजर कर सके। तो देख लेते हैं 40 एम्पियर के लिए। तो मैक्सिमम करंट मेजर करेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए मैक्सिमम करंट कितना बर्दाश्त कर सकता है, वो टॉलरेट कर सकता है, वो 0.1 है। तो अब देखो, जरूरी फॉर्मूले से करते हैं, मैं सीधा ही कर दे रहा हूँ, बहुत आसान है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ही कर लो, यहाँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, यानी वोल्टेज ऑफ शंट इक्वल होगा क्या? वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट की जो वोल्टेज है वो कितनी है? IS इंटू एस वोल्ट, और गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज कितनी है? IG इंटू RG। यही है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में शंट का करंट आ जाएगा। ऐसे लिख लो, वैल्यू डाल दो इसमें। गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट जा रहा है? गैल्वेनोमीटर में से 0.1 एम्पियर जा रहा है। शंट में से कितना जा रहा है? 39.9 जा रहा है। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 8 है। कितना है भाई? 8 ओम है। तो सॉल्व कर लो इसको, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा? 8/39 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, ये वाला एमीटर में बदल जाएगा वो। तो यानी आप किसी भी एमीटर में इसको क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। अगली चीज आ जाती है बेटा, ये तो गैल्वेनोमीटर एमीटर बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एनसीईआरटी में 1-2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। अगला देखते हैं एक चीज हो, लॉरेंस फोर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? लॉरेंस फोर्स देखते हैं। तो लॉरेंस फोर्स देखते हैं। लॉरेंस फोर्स, लोरेंट्ज फोर्स, यही हो गया। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है बेटा? अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे स्पेस में मूव कर रहा हो, ऐसे स्पेस में मूव कर रहा हो जहां मैग्नेटिक फील्ड भी हो एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, यानी जहां दोनों हो, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों हो, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगता है उसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स। मान लो ये रूम है,
ठीक है। तो इस रूम के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, और इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों ही फील्ड है, किसी भी एक दूसरे पे किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। भाई मान लो इधर मैग्नेटिक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, रूम में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लो ऐसे तिरछा ऑब्लिकली जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये एंगल तो कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उसे क्रॉस फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो हम उसे क्रॉस फील्ड बोल देते हैं। वो किधर भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकता था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या? परपेंडिकुलर। तो यानी एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, और उस स्पेस के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, मूव करता है, तो उसपे जो टोटल फोर्स लगता है, जो नेट फोर्स लगता है, उसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स कहते हैं। तो उसमें दोनों ही फोर्स लगते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और दोनों ही फोर्स का वेक्टर सम जो होता है वो नेट फोर्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है, मान लिया एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा समझते हैं। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, इनवर्ड नॉर्मल। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, इनवर्ड नॉर्मल। तो इनवर्ड नॉर्मल को कैसे दिखाएंगे? क्रॉस से दिखाएंगे। मैंने बताया था किससे दिखाते हैं बेटा इनवर्ड नॉर्मल को? क्रॉस से दिखाते हैं। तो इनवर्ड नॉर्मल हमने दिखा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कितना ले लेते हैं? मान लो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बी ले ली। अरे कितना ले लिया मैग्नेटिक फील्ड? बी। तो देखो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कितना? बी। और उसकी डायरेक्शन क्या है? बोर्ड के अंदर है, नॉर्मल है, इनवर्ड नॉर्मल। क्या है? बोर्ड के अंदर है, नॉर्मल है, क्या है? इनवर्ड नॉर्मल। इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल है। तो ये इनवर्ड नॉर्मल हो गया। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो क्या हो जाता है। मान लिया एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे अपना चार्ज है, कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। और ये मान लो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यही है। तो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो अगर ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो आपको पता है इस पे जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड नॉर्मल। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन है वो किधर है? इनवर्ड नॉर्मल। और वेलोसिटी वेक्टर किधर है? यानी चार्ज पार्टिकल पे चार्ज क्या हुआ है और वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो इनवर्ड नॉर्मल है, अंदर की तरफ है, और वेलोसिटी वेक्टर इधर है, दोनों एक दूसरे के मान लो अभी परपेंडिकुलर। तो बेटा इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को हम डिनोट कर देते हैं। मान लो मैंने क्या दिखा दूं? एफ बी दिखा दूं। एफ एफ मतलब फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स को मैं क्या बोल दूं? एफ बी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स हो गया। किस डायरेक्शन में लगेगा? तो मैंने आपको बताया था
मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है चार्ज पार्टिकल पे? चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होता है वो याद करो हमने पढ़ा था कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू होता है चार्ज, वी होता है वेलोसिटी, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, थीटा होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो एफ बी हो गया, क्या हो गया ये, एफ बी हो गया। चार्ज क्यू है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा वी क्रॉस बी। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अरे वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही तो लिखते हैं, याद करो। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू क्या है बेटा, चार्ज, और वी क्रॉस बी। क्यू है चार्ज ऑन दी चार्ज पार्टिकल, वी वेलोसिटी, और बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो एफ लिखो या एफ बी लिखो। याद करो हमने स्केलर फॉर्म में क्या लिखा था, क्यू वी बी साइन थीटा होता था, यही है। तो ये किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर हम देखें मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो v इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v क्रॉस b, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। अरे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी लगेगा। किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स लग गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा। अगर मान लो यही जो स्पेस है, इसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता, क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता, यानी दोनों ही है साइमल्टेनियसली, सेम स्पेस में दोनों ही फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मान लो किधर है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर है, मान लो नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ ऐसे, बोर्ड के नीचे की तरफ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है ई। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो बी था उसकी डायरेक्शन थी इनवर्ड नॉर्मल, इसीलिए क्रॉस से दिखा रहे थे इनवर्ड नॉर्मल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, यही है। तो अब देखो इस चार्ज पार्टिकल पे एक और फोर्स लगे, अब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगे और चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे स्पेस में मूव कर रहा है, ऐसे स्पेस में मूव कर रहा है, ऐसी जगह मूव कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या, मान लो एफ ई है। इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, एफ ई, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, एफ ई लग रहा है, कितना लग रहा है, एफ ई लग रहा है, कितना लग रहा है, एफ ई लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्या होता है, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इंटू में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ही, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, लॉरेंस फोर्स होता है कि दोनों पे जो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम। तो लॉरेंस फोर्स जो होता है वो नेट फोर्स होता है, क्या होता है, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन मूविंग इन ए क्रॉस फील्ड, या व्हेन मूविंग इन ए फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, जब जहां पे दोनों ही टाइप के फील्ड अगर प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो। तो देखते हैं, इसमें देख लेते हैं बेटा। तो नेट नेट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल,
नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। नेट फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा किसी चार्ज पार्टिकल पे, नेट फोर्स या टोटल फोर्स, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में मूव कर रहा हो, ऐसी जगह मूव कर रहा हो जहां दोनों ही फील्ड हो, मैग्नेटिक भी हो इलेक्ट्रिक भी हो। तो चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह मूव कर रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स अलग डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट फोर्स दोनों का वेक्टर सम होगा। नेट फोर्स दोनों का वेक्टर सम होगा, यानी क्या होगा, जो नेट फोर्स हुआ है उसी को लॉरेंस फोर्स बोल रहे हैं, वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, और उनका अलजेब्रिक सम नहीं, उनका अलजेब्रिक सम नहीं, उनका वेक्टर सम। कैसा सम, वेक्टर सम। तो एरो दिखाना है बेटा, एरो नहीं दिखा रहे तो ये मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है प्लस ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये तो अलजेब्रिक सम हुआ। वेक्टर सम के लिए क्या, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो नेट फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का क्या होता है, वेक्टर सम होता है। और इस नेट फोर्स को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। और लॉरेंस फोर्स को एफ से डिनोट कर दो, मान लो किससे डिनोट कर दिया, एफ से डिनोट कर दिया। कितना हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डाल दो, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ गई। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू डाल दो, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये आपका लॉरेंस फोर्स आ गया। क्या आ गया, लॉरेंस फोर्स आ गया। तो ये लॉरेंस फोर्स है, यानी नेट फोर्स जो लगा चार्ज पार्टिकल पे, अगर चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह मूव कर रहा था जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट थे, तो लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। तो ये एक काम करता है, वेलोसिटी सेलेक्टर में कई बार काम करता है। हम क्या करते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे आगे एक सीट लगी होती है और यहाँ पे एक पिन होल होता है। अगर चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग जाएगा, अगर चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, अगर चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नेट लॉरेंस फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ होल से बाहर नहीं निकलेगा, तो चार्ज पार्टिकल होल से बाहर नहीं निकलेगा। अगर क्या हो जाता है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा हो जाएगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, तब नेट फोर्स नीचे लगेगा, और तब नेट फोर्स कितना होगा, तब नेट फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये लॉरेंस फोर्स होगा, ये लॉरेंस फोर्स होगा, क्योंकि है तो एक दूसरे के अपोजिट अभी, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा बेटा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो भी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल बाहर जब ही निकल सकता है जब इस पे लॉरेंस फोर्स 0 हो। तो चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा जब इस पे लॉरेंस फोर्स क्या हो, 0, यानी इस होल में से वो चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा अगर इस पे लॉरेंस फोर्स क्या हो, 0, यानी एकदम सीधा चला जाएगा चार्ज पार्टिकल अगर उस पे लॉरेंस फोर्स क्या हो, अगर उस पे लॉरेंस फोर्स 0 हो। तो लॉरेंस फोर्स 0 होने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, लॉरेंस फोर्स यानी F इक्वल टू कितना है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यही था। तो नेट फोर्स 0 होगा कब, जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो और अपोजिट हो। क्या हो, इक्वल और अपोजिट हो, तब नेट लॉरेंस फोर्स कितना आ जाएगा, तब नेट लॉरेंस फोर्स एफ बी माइनस एफ ई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लॉरेंस फोर्स 0 जब ही होगा जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, तब लॉरेंस फोर्स 0 हो जाएगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे लॉरेंस फोर्स 0 हो गया, लॉरेंस फोर्स 0 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो इसको इधर ले आओ,
तो ये कितना आ जाएगा माइनस क्यू ई, क्या हो जाएगा बेटा? तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की और v क्रॉस b की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी समझ सकते थे हम। अगर हम देखें, हमने देखा कि नेट लॉरेंस फोर्स इक्वल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के क्या इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, यानी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, तब नेट लॉरेंस फोर्स जो होगा एफ बी माइनस एफ ई वो आपका कितना हो जाएगा? अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो नेट लॉरेंस फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो होने के लिए मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स जो था वो कितना आएगा? अगर मैग्नेटिक फोर्स देखें तो कितना था? तो मैग्नेटिक फोर्स अगर हम देखें, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स डाल देते हैं, कितना आ जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना था? क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स था क्यू इंटू ई। तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? ई बाय बी साइन थीटा। ये आपकी वेलोसिटी होगी। अब देखो, वेलोसिटी जो है, ये जो थीटा एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है। भाई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थीटा कितना है? 90। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो यानी ई बाय बी वाले जितने भी चार्ज पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी ई बाय बी रेशियो में है, जिनकी वेलोसिटी ई बाय बी रेशियो में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है? वो है 10 न्यूटन पर कूलम। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 न्यूटन पर कूलम। और मैग्नेटिक फील्ड मान लो है 2 टेस्ला। कितना है? 2 टेस्ला। तो क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन पर कूलम अपॉन में क्या? 2 टेस्ला। यानी कितना आ जाएगा बेटा? 5 मीटर पर सेकंड वाले जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो सब चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे, वो मुड़ेंगे नहीं। लेकिन जिनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो, 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो, तो वो ऊपर मुड़ जाएंगे, और जिनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से कम होगी तो वो नीचे मुड़ जाएंगे। तो जिन भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस हिसाब से जो है ई बाय बी के रेशियो से, जिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ई बाय बी के रेशियो से ज्यादा होगी वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे, और जिनकी कम होगी वो नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे, और जिनकी सेम होगी वो सीधे निकल जाएंगे। यानी हम उन चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर से बाहर सीधे निकाल सकते हैं जिनकी वेलोसिटी ई बाय बी के रेशियो में है, चाहे उनका मास कुछ भी हो, चाहे उन पे चार्ज कुछ भी हो। तो वेलोसिटी सेलेक्टर में इसको यूज करते हैं, लॉरेंस फोर्स को वेलोसिटी फिल्टर भी बोलते हैं उसे। ये आया बेटा समझ? लॉरेंस फोर्स हमें समझना था। लॉरेंस फोर्स होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही मूव कर रहा है, यानी ऐसी जगह मूव कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट है, तब उस पर जो नेट फोर्स लगता है वो उसका क्या होता है? लॉरेंज फोर्स होता है। क्या होता है वो? उसका लॉरेंज फोर्स होता है। तो देखो, कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एमीटर पे दे रखे हैं, वोल्ट मीटर पे दे रखे हैं, गैल्वेनोमीटर पे दे रखे हैं, तो गैल्वेनोमीटर के आप कर लेना, एमीटर के आप कर लेना, वोल्ट मीटर के आप कर लेना, लॉरेंज फोर्स के पे कर लेना। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आप जरूर कर लेना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है,
और आपको जो है एमीटर और वोल्ट मीटर पे खूब सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, लॉरेंस फोर्स पे भी मिल जाएंगे। ये आप कर लेना बेटा। तब मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अब इसमें कुछ वैसा नहीं रहता है, इसमें सिर्फ एक रहता है, साइक्लोट्रॉन रहता है बस इस चैप्टर का। तो अभी एक क्लास हम न्यूमेरिकल की लेंगे, तब साइक्लोट्रॉन करेंगे। तो तुम घर पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई मेरे को दिक्कत बताएगा उन न्यूमेरिकल्स में, तो हम क्लास में भी ले लेंगे, या मैं क्लास में भी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो तुम सर। प्रैक्टिस ना, उसके बाद मैं क्लास लूंगा। ठीक है, आज मैं क्लास जल्दी जो ओवर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, सर। किसी को कोई दिक्कत? सर। हाँ बेटा। सर टोरॉइड करा दिया आपने? हाँ, टोरॉइड सोलेनोइड है, वो तो छोटे टॉपिक है, मेन डिवाइस की बात हो रही थी। ठीक है सर। डिवाइस की टोरॉइड सोलेनोइड रहते हैं बेटा। वो ठीक ऐसे है तो सर। एक और रहता है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना विद द हेल्प ऑफ हाइट सेट लो, वो भी कराऊंगा। तो अभी तो है चैप्टर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें डायरेक्शन का। इनके जो अभी मैंने टॉपिक कराए, इन पे न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, इसके लिए मैं कह रहा था। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जब तुम करोगे, एमीटर वोल्ट मीटर पे करोगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे करोगे, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डेरिवेशन आनी चाहिए, वर्किंग प्रिंसिपल आना चाहिए। ठीक है, जब ये करोगे तब फिर बात करेंगे। फिर अगली क्लास में मैं तुम्हें कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे टॉपिक। तो जब तक तुम इसको खुद से कर लो। मैं क्लास आज इतनी ही एंड कर रहा हूँ बेटा।